निम्न में से कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज? तो आपको बताना है भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा है? एलिजाबेथ, रेड ड्रैगन, बंगाल और मेफ्लावर। आप लोग बताइए। तो यहाँ पे इसको यस, इसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जवाब बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये वाला बी है, तो ऑप्शन नंबर रेड ड्रैगन, ठीक है। तो कौन सा जहाज था? रेड ड्रैगन, ठीक है। तो भारत में आने वाला सबसे पहले अंग्रेज जहाज कौन था? रेड ड्रैगन, ठीक है। फिर बताएंगे कौन कौन कैसे कैसे आया था, वो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उसमें फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो आपको बताना भारत में समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसी को। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ इसको बी कर लीजिए, ये बी है, इसको सी कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रांसीसी को, ऑप्शन नंबर बी है पुर्तगालियों को, ऑप्शन नंबर सी है डच को, और ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज को। तो बताइए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? चलिए, तो सही आंसर देख लेते क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? पुर्तगालियों को। तो किसे जाता है भारत का श्रेय, किसे जाता है? पुर्तगालियों को। तो सबसे पहले क्या था? पुर्तगाली आया था, ठीक है। तो सीक्वेंस थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली, याद रखिएगा। पुर्तगाली पहला आया था। उसके बाद फिर पुर्तगाली का मतलब कौन आया? डच आया था। तो ये भी याद रखिएगा, डच। डच के बाद फिर कौन आया? अंग्रेज आया था। अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फिर कौन आता? अंग्रेज के बाद आता डेनिस, और डेनिस के बाद आता फ्रांस, ठीक है। तो अंग्रेज के बाद डेनिस, और डेनिस के बाद आता है फ्रांस। तो ये भी पूरा सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछा जाता है, या तो इसका अपोजिट पूछ देगा, तो अपोजिट पूछ देगा तो फ्रांसीसी, डेनिस, अंग्रेज, डच और पुर्तगाली। तो इस तरह करके याद रखिएगा। अब पुर्तगाली कब आया था? 1498। तो ये भी याद रखिएगा, 1498। फिर नेक्स्ट इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, तो कहाँ आता है, कौन आता है, वास्को डी गामा कैसे आता है, ठीक है। तो पुर्तगाल में सबसे पहले आता है वास्को डी गामा। तो वो सारा भी डिटेल में क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्रा वास्को डी गामा, अभी जस्ट आ गया पुर्तगाली यात्रा वास्को डी गामा का कालीकट अपने भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताना। तो जब वो पुर्तगाली वास्को डी गामा से जब आता है, मतलब पुर्तगाली जो वास्को डी गामा जो आता है कालीकट, तो कालीकट कहाँ? केरल। केरल में जो उसका भव्य स्वागत करने वाला राजा का नाम बताना। तो कौन था केरल में जो उसका स्वागत किया था? पहला असफ शाह इस्मादल मुल्क, ऑप्शन नंबर बी है देवराय, ऑप्शन नंबर सी है जमोरिन, ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण देवराय। चलिए बताइए आप लोग। चलिए, तो सही आंसर देख लेते हैं, इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमोरिन। तो कौन स्वागत करता है उसका? उसका स्वागत करता है जमोरिन। चलिए, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए, तो जमोरिन आता है, ठीक है। और इसी समय क्या करता है उसका? पुर्तगाली की जो वास्को डी गामा रहता है 1498 में जो आता है, उसका स्वागत करता है। तो ये भी डेट याद रखिएगा, 1498 में पुर्तगाली आता है। तो उसका स्वागत के लिए जमोरिन उसका स्वागत करता है, ठीक है। और क्यों आता है पुर्तगाली? यहाँ पे केरल में क्या करता है? मसालों की खेती, मतलब मसालों वगैरह के यहाँ से फिर भारत से वो फिर वापस ले जाता है, ठीक है। और यहाँ इसी समय ये ना पुर्तगाली द्वारा क्या 1503 में क्या करता है? वो फैक्ट्री स्थापित करता है यहाँ पे, ठीक है। तो व्यापारिक के लिए वह व्यापारिक कोठी का स्थापना भी करता है 1503 में, ठीक है। तो व्यापारिक, तो ये भी याद रखिएगा, व्यापारिक कोठी की स्थापना भी करता है। तो ये सारा याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी को मतलब यहाँ फैक्ट्री भी स्थापित करता है, ठीक है। चलिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसी समय और भी कौन-कौन पॉलिसी वगैरह लाता है, वो सब सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे, ठीक? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले क्रम में कौन थे? तो बताना सबसे पहले आया कौन और सबसे बाद में गया कौन, वो बताना है। पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज, ऑप्शन नंबर डी डच। अभी जस्ट हम बता दिए, आप बताइए। चलिए, तो सबसे पहले आया कौन है? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब कब आया था? 1498। तो ये भी याद रखिएगा, 1498 पुर्तगाली सबसे पहले आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वास्को डी गामा सबसे पहले आता है पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली के बाद फिर अभी जस्ट बताया था पुर्तगाली का कौन आता है? पुर्तगाली के बाद फिर डच आता है। तो डच आता है, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा डच, ठीक है। तो याद रखें, फिर तीसरे नंबर पर कौन है? अंग्रेज। अंग्रेज तीसरे नंबर, ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। अंग्रेज के बाद फिर कौन सा? अंग्रेज के बाद डेनिस, डेनिस के बाद फ्रांसीसी, लास्ट में कौन आता है? ये फ्रांसीसी। ये 5वां नंबर पे आता है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले कौन-कौन आता है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक? तो ये भी याद रखिएगा। डच कब आता है? डच का डेट भी बता देते हैं। डच आता है 1602 में। तो 1602 में डच आता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री का भी उन्होंने पहले कहाँ आता है? मसूलीपट्टनम, डच के द्वारा स्थापित करता है, ठीक? अंग्रेज, अंग्रेज का देख लेते हैं, अंग्रेज कब? 1600। चलिए, तो अंग्रेज के बारे में चलिए, तो इतना हो गया। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1599 में, 1699 में, 1707 में और 1657 में। चलिए बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो 1699। तो गुरु खालसा का पंथ की स्थापना 1699, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरुदासपुर, ऑप्शन नंबर सी लाहौर, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी तलवंडी। तो गुरु नानक का जन्म स्थान बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कहाँ हो जाएगा? तलवंडी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तलवंडी। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म स्थान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है किस सिख के गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? तो आपको बताना स्वयं को सच्चा बादशाह कौन सा गुरु कहा? गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा गलत है तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद और गुरु अर्जुन देव। तो बताइए सच्चा बादशाह किसने कहा? चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। तो ये भी आप लोग याद रखिए, गुरु अर्जुन देव क्या कहता है? स्वयं को सच्चा बादशाह के नाम से भी कहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे को बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आर्य समाज, तो ये भी याद रखिए आर्य समाज का संस्थापन कब किया? 1875 में किया गया था। डेट याद रखिए, आर्य समाज 1875 में किया गया था। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये कहाँ पे स्थापित हुआ ये बताना है। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बम्बई में, नागपुर में, लाहौर में, अहमदाबाद में। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बताइएगा बम्बई में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। तो डेट याद रखिए 1875 में, और किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो बताना टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? मगध का, मैसूर का, हैदराबाद का या विजयनगर का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, क्या हो जाएगा? मैसूर। मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर इसको बी कर दीजिए। यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा गलत है। ठीक है, इसको बी कर दीजिए और इसको सी कर दीजिए। तो कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए या इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिराजुद्दौला। कब था या युद्ध कब हुआ था? मतलब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो डेट याद रखा, 23 जून 1757। तो ये भी याद रखिएगा, 23 जून 1757। ठीक है, और ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये भी युद्ध हुआ था ब्रिटिश के बीच में, ब्रिटिश प्लस कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला के बीच में। तो आज जिसमें से क्या होता है? सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। और उस समय जो ब्रिटिश का जो नवाब मतलब ब्रिटिश का जो अंग्रेज था कौन था? ये रॉबर्ट क्लाइव। तो ये भी याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ युद्ध होता है जिसमें से सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक बताना है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक। पहला ऑप्शन है किस नंबर में? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कर दीजिए, बीजी तिलक। ऑप्शन नंबर सी बोलता है मैडम कामा, और ऑप्शन नंबर डी है वीडी सावरकर। तो बताइए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या था? कृष्ण वर्मन के द्वारा लिखा गया है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाया गया? तो फिर से आ गया पुर्तगाली का क्वेश्चन। तो पुर्तगाली संस्कृति का अवशेष भारत में कहाँ पाया गया था? गोवा में, ऑप्शन नंबर कालीकट में, ऑप्शन नंबर कन्नौज में, ऑप्शन नंबर डी कोचीन में। तो बताइए पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ आया था? तो यह गोवा में आता है। तो इसी में यहीं पर संस्कृति का उसका अवशेष मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कब आया? डेट याद रखेगा 1498। तो ये सब डेट याद रखिएगा पुर्तगाली के संबंध में। ठीक है, इसमें से ब्लू वाटर पॉलिसी से भी मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। कब में अपनाया था? मतलब
1500 बोलते हैं 1505 से लेके 1509 के बीच में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी भी अपनाया था। तो ये सब डेट आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन था? तो आपको बताना सत्यशोधक समाज, तो याद रखिएगा सत्यशोधक समाज कहाँ स्थापना हुआ था? महाराष्ट्र में। तो डेट ये याद रखिएगा, जगह महाराष्ट्र में। अब पूछा है कि उसका स्थापना संस्थापक कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा, और ऑप्शन नंबर सी है दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फुले। तो बताइए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? चलिए, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने? ज्योतिबा फुले। तो ये याद है, आप लोग याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा क्या सत्यशोधक समाज की स्थापना। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले। कब की डेट भी याद रखिएगा, 24 सितंबर कितना 1873। तो ये डेट याद रखिएगा 24 सितंबर 1873। कहाँ पे? सत्यशोधक महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है। और उसके बाद ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। तो ये सब डेट आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे कि और देख लेते हैं कुछ कुछ। चलिए नेक्स्ट फिर देख लेते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो बताना, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? महालनोबिस ने, वी.आर. राव ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने और दादा भाई नौरोजी ने। चलिए आप लोग बताइए, राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, और ऑप्शन नंबर डी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। तो बताइए मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना। चलिए बताइए आप लोग, तो किसने के द्वारा? क्या? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था रामकृष्ण मिशन का स्थापना। कब किया गया था? तो 1 मई 1897। तो ये याद रखिए, 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो ये सब डेट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, क्या बोलता है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? अब जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे। पहला ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंगा, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। तो आप लोग बताइए प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है? चलिए, तो सही आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? आत्माराम पांडुरंगा। तो ये भी याद रखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। कब क्या था? तो डेट भी हम लोग याद कर लेते हैं। डेट याद था 1867। तो याद रखिएगा 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था पांडुरंग आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद। तो झारखंड का आज का पहला प्रश्न है, तमार विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? आपको बताना तमार विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था। मुंडा, उराव, हो, खड़िया। आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सी जनजाति से संबंधित था। चलिए, तो जल्दी जल्दी करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उराव जनजाति। तो ये याद रखिएगा, उराव जनजाति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तमार विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो बताना तमार विद्रोह कब शुरू हुआ था। 1780 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। चलिए बताइए आप लोग, तो कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। तो डेट याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1789 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है, कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ? तो बताना कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था। दिकू के द्वारा, दिकुओं के विरुद्ध में, ऑप्शन में जमींदारों के विरुद्ध में, ऑप्शन में अंग्रेजों के विरुद्ध में, ऑप्शन में डी ए और बी दोनों। तो दिकू और जमींदार। तो बताइए कि कोल विद्रोह किसके विरुद्ध में हुआ था। तो सही आंसर कर लेते हैं ऑप्शन में इसका डी। क्या हो जाएगा? ए और बी, मतलब दिकू और जमींदार दोनों के विरुद्ध में कोल विद्रोह हुआ था। नहीं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको इस सीरीज से आपको कहीं भी एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप झारखंड का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, जिसमें से आप ये दो, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि आप कर लेते हैं, तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक। तो इसी तरह का अपडेट मिलने के लिए मेरे चैनल पर जुड़ जाइएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन कर लेते, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कोल विद्रोह, कोल एवं यहाँ पे खाली जगह है, जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। तो बताना कोल विद्रोह, कोल और कौन सी जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। मुंडा, ऑप्शन में पहाड़िया, ऑप्शन से उराव, ऑप्शन में डी खड़िया। तो बताइए कौन से जनजातियों का संयुक्त विद्रोह था। तो
कोल विद्रोह किसका था? कोल और मुंडा, तो याद रखिएगा कोल और मुंडा जनजाति का संयुक्त विद्रोह था, ठीक है, तो याद रखिएगा कोल और मुंडा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? तो बताना है कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन नहीं कर रहा था, पूछा, ठीक है, कौन नहीं कर रहा था? बुद्धू भगत, जतरा भगत, सिंह रॉय, सूर्य मुंडा, तो बताइए कौन इसका विद्रोह नहीं कर रहा था? तो कौन नहीं कर रहा था? ऑप्शन नंबर बी, कौन है? जतरा भगत, तो कौन नहीं कर रहा था? जतरा भगत इसका विद्रोह नहीं कर रहा था, तो ये भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जतरा भगत इसका विद्रोह नहीं कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी? तो बताना कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना गई थी? मेजर रफेज, ऑप्शन में मेजर बारो, ऑप्शन में कैप्टन बिलिंगसन, ऑप्शन नंबर डी जॉन डाल्टन, तो आप बताना किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी? तो उस समय वो कौन था? उसका यह था मैं कैप्टन बिलिंगसन, तो याद रखिएगा कैप्टन बिलिंगसन, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं, सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध में शुरू हुआ था? आपको बताना है, अब चेरो विद्रोह से क्वेश्चन है, तो चेरो विद्रोह कब? 1800 ईस्वी, तो डेट भी याद रखिएगा। किसके विरुद्ध में? बता, राजा के विरुद्ध में, अंग्रेज के विरुद्ध में, जमींदार के विरुद्ध में, डिक्कू के विरुद्ध में? चलिए बताइए आप लोग, तो चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध में हुआ था? तो ये हुआ था राजाओं के विरुद्ध में, तो ऑप्शन नंबर ए राजाओं के विरुद्ध में यह विद्रोह हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था? बताना चेरो विद्रोह किसके नेतृत्व में, देखो मतलब चेरो विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? गोपाल चंद्र राव, जगन्नाथ सिंह, उदय सिंह, भूषण सिंह? चलिए, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? भूषण सिंह, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी भूषण सिंह, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूषण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है सन 1821 से लेकर 22 में क्षेत्र में हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो बताना है 1821 से 22 के क्षेत्र में हो लोगों ने सिंहभूम राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। मानभूम में, छोटा नागपुर में, सरायकेला में और पलामू में, तो बताइए कौन सा क्षेत्र में ये लोग विद्रोह किया था? हो विद्रोह के बारे में है, तो कहाँ किया था ये? छोटा नागपुर के क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये लोग विद्रोह शुरू कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे देते हैं, कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया था, उसका प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो बताना कोल विद्रोह जब हुआ था उस समय का एक क्षेत्र में घोषित किया गया था, उस क्षेत्र का नया प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मेजर बारो, ऑप्शन में विलिंगसन, ऑप्शन नंबर डी कगिंगम, ऑप्शन नंबर सी ली ग्रांट, ठीक है, ऑप्शन आगे पीछे है तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो बताइए आप लोग कौन सा विद्रोह था? कोल विद्रोह, आप लोग बताइए। तो किसका नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर बिलिंगसन, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिलिंगसन को नियुक्त किया गया था, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कोल विद्रोह कब हुआ था? आपको बताना कोल विद्रोह कब हुआ था? 1821-22 में, 1831-32 में, 1834-35 में, 1841-42 में? चलिए बताइए, ये तो इजी क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1831 और 32 में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 31-32 में कोल विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, भूमिज विद्रोह अंग्रेजों ने क्या कहा? तो भूमिज विद्रोह को अंग्रेज ने क्या कहा था? राम नारायण का हंगामा, गंगा नारायण का हंगामा, जगत नारायण का हंगामा, इनमें से कोई नहीं, तो बताना है भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा? तो क्या कहा था? अंग्रेज ने कहा गंगा नारायण का हंगामा, क्या कहा? गंगा नारायण का हंगामा कहा था, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो याद रखिएगा गंगा नारायण का हंगामा कहा था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हो विद्रोह। हो विद्रोह के समय कंपनी सेना का कमान किसके पास थी? तो बताना हो विद्रोह के समय कंपनी सेना का सामान किसके पास था? कंगिंगम के द्वारा, ऑप्शन में मेजर एडमसन के पास था, कैप्टन ली ग्रांट के पास था, ऑप्शन में राफेल्स के पास था, तो बताइए हो विद्रोह के समय कमान किसके पास था? तो कमान किसके पास था? राफेल्स के पास था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राफेल्स के पास था, तो ये सब सारा याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था? तो बताइए, मानभूम का राजा, ऑप्शन में सिंहभूम का राजा, ऑप्शन में सरायकेला का राजा, ऑप्शन में बड़ाभूम का राजा, तो बताइए भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था? अब भूमिज विद्रोह आ गया, तो कहाँ का था? बड़ाभूम, तो याद रखिएगा बड़ाभूम का राजा जो था इसका नेतृत्व कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था? तो बताना भूमिज विद्रोह के साथ किसके साथ संयुक्त विद्रोह था? जनजाति जमींदारों के साथ, ऑप्शन नंबर जनजातीय लोगों के साथ, ऑप्शन नंबर सी दिकुओं के साथ, और ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के साथ। चलिए बताइए आप लोग। तो किसके साथ था? ये था जनजातियों के साथ भी था और जनजातीय लोगों के साथ, जमींदार और लोगों के साथ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? बताइए कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह दबाने के लिए भेजा था? तो किसको भेजा था? टीमर को, मेजर एडम्सन को, मेजर बारो को और ली ग्रांड को। तो बताइए कि किसको दबाने के लिए भेजा था? किसको भेजा था? कौन सा था उस समय? तो किसको भेजता है? ये अंग्रेज टीमर को भेजता है। तो एक अंग्रेज टीमर को भेजता है, ठीक है। तो इसको दबाने के लिए अंग्रेज टीमर को भेजा जाता है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। भूमिज विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की? तो बताना भूमिज विद्रोह के समय कहाँ का राजा था जो अंग्रेज की सहायता की थी? मानभूम का राजा, खरसावां का राजा, पंचेत का राजा या रामगढ़ के राजा? तो कहाँ का राजा था ये? खरसावां का राजा क्या कहता? उनकी सहायता की। तो ऑप्शन नंबर बी खरसावां का राजा उनकी सहायता करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन हुआ था? भूमिज विद्रोह जब हुआ था उसके परिणाम स्वरूप कौन सा नए जिले का गठन हुआ था? हजारीबाग, मानभूम, गुमला, ऑप्शन नंबर डी सिंहभूम। तो कौन सा जिला का स्थापना हुआ था? ऑप्शन नंबर सी मानभूम। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे है? ये वाला सी, यहाँ पे सी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सी है। तो ऑप्शन नंबर सी मानभूम। तो ये याद रखिएगा मानभूम के सी में है, ठीक है। तो सी है वो, याद रखिएगा मानभूम। चलिए आज का 19 नंबर, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। झारखंड के किस क्षेत्र को डामिने को कहा गया था? संथाल परागण, छोटा नागपुर, सरायकेला खरसावां और हजारीबाग। तो बताइए किस क्षेत्र को दामिने को कहा गया था? तो किसे कहा गया था? ये संथाल परागण को कहा गया था, दामिने को के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, सिद्धू कानून के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था? कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संताल विद्रोह या खरवार विद्रोह? तो सिद्धू कानून के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह होता है? तो सिद्धू कानून किससे संबंधित है? संथाल विद्रोह से। तो संथाल विद्रोह है, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ओम होता है, गुलाम होता है, वाट होता है। जिसमें से जीके और साइंस दोनों मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो ये भी आपको याद रखना, जीके और साइंस का मिक्स क्वेश्चन। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शक्कर के इस परिवर्तन में होता है, तो आपको बताना है, यहाँ स्टेटमेंट दिया है, इस तरह लिखा हुआ है G12 H22 O11 इस तरह करके लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह का ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो आपको बताना है किसके वजह से जो परिवर्तन होता है शक्कर का, किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण, अपकरण के कारण, ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है वाष्पीकरण। आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब होगा। चलिए, तो ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको फुलफिल जो शक्कर का जो परिवर्तन होने की विधि है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला गया है उस धातु का पहचान कीजिए जिसकी प्रकृति कितना विषैली नहीं होती। तो यहाँ पूछा गया विषैली नहीं होती है। क्रोमियम, कैंडियम, स्वर्ण या हीलियम। तो बताना है कि उस धातु को पहचान करके कि जिसकी धातु विषैली नहीं होती प्रकृति, क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण। तो स्वर्ण धातु का प्रकृति विषैली नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो आपको बताना है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। पहला होता है MgHCO3, MgSCO3 का होल 2 और MgCO3। तो बताना इसका कौन सा सही जवाब होगा। चलिए तो इसका सही जवाब होगा MgSCO3, तो ये वाला, ठीक है। तो इस तरह लिखा हुआ Mg, इसके बाद HCO3 का होल 2, ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थ का परिसंचरण करता है? कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जड़ से लेकर जल को खनिज तक पदार्थों का परिसंचरण करने में किसका काम होता है। चलिए तो जल को पहुंचाने का काम करता है जल से जाइलम। यदि खाना पहुंचाने का जो काम होता है फोसम फ्लोएम, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो आपको बताना है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अंगुत्तर निकाय, उदक निकाय, मजूका निकाय, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब होगा। चलिए, तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या है, अंगुत्तर निकाय। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो आपको बताना सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है मालवा पठार में, ऑप्शन पश्चिमी घाट पठार में, ऑप्शन में से पूर्वी घाट के मैदान में, ऑप्शन में डी दक्षिणी घाट के मैदान में। तो आपको बताना है सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट के पठार में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। बताना है किसका। चलिए, तो हम लोग सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासन जेम्स का प्रथम राजदूत था? विलियम हॉकिंस, विलियम प्रिंस, पीटर डेलविल और ऑप्शन नंबर विलियम ड्रेक। आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब होगा। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ एवं लोकायोग, नीति आयोग, वित्त आयोग या सरकारी योजना। तो बताइए कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन में से ये वाला नीति आयोग। तो सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बगानों के मालिक ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने की राजी हुए थे? 10%, 35%, 25% या 40%। पढ़े होंगे तो बताइए वो लोग कितना फीसदी लाए। सही जवाब हो जाएगा 25%। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। तो बताना महात्मा बुद्ध का उपदेश का संकलन किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति या चौथी बौद्ध संगीति। तो कौन सी बौद्ध संगीति थी? चलिए, तो इसका सही जवाब की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, 1 मिनट। इसका हो जाएगा तृतीय नहीं होगा, प्रथम बौद्ध संगीति। 1 मिनट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया था? 95वां संविधान संशोधन, 96वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, ऑप्शन में 92वां संविधान संशोधन। बताना है कौन सा संविधान संशोधन था। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा 97। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 97 संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के दांडी मार्च का समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब दांडी मार्च चल रहा था तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिथगो या डलहौजी। कौन था वायसराय आपको बताना है। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा लॉर्ड इरविन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, और कब से कब चला था ये? 12 मार्च से लगा, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल। तो ये आपको याद रखना है 6 अप्रैल तक चला था महात्मा गांधी का कितना 78 अन्यायियों के साथ चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहाँ से? साबरमती आश्रम से। अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत का अंतिम रूप से पतन हो गया था? तो डच में भारत का अंतिम रूप से पतन हो गया था। वाडिस का युद्ध में, वेदरा का युद्ध में, सेंट टोमो का युद्ध में या उपयुक्त में से सभी। बताइए कौन सा युद्ध था इसमें से क्या हो जाएगा का खत्म हो गया? तो सही हो जाएगा वांडीवास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वांडीवास का युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीव अभयारण्य को संरक्षण प्रदान करता है? बताना है। वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम 1972, वन्य संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1966, वन्य संरक्षण अधिनियम 1973। आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब होगा। चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत, तालाब,
घास का मैदान या उपजाऊ मिट्टी। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 मिनट, इसका ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से तो सारा का सारा हो जाएगा, ये सब जो होता है, सारा क्या है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का अंतर्गत में आता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बल का इकाई मात्रा क्या होता है? तो यहाँ पे दिया है बल का इकाई क्या होगा ये पूछा है। जीएमएस पावर -1, केजीएमएस का पावर -2, जेएसएम का पावर -2 और एनएमएस का पावर 2। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। सबका पावर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? चलिए, तो केजीएमएस का पावर -2, तो केजीएमएस का पावर माइनस, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो ऑक्सीजन में एक अणु में कितने द्रव्यमान होते हैं ये पूछा गया है। 16 ग्राम, 32 ग्राम, 2.66 इंटू 10⁻23 ग्राम, ऑप्शन में डी बोलता है 18 ग्राम। तो बताना है कितने ग्राम पाए जाते हैं। तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा 32 ग्राम। तो सही जवाब हो जाएगा 32 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अस्पतालों में निकलने वाले जैविक कचरे के निपटारण में सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? उन्हें गड्ढे में भरा जाना चाहिए, अपघटन करना चाहिए, भस्मीकरण करना चाहिए या खुले में इसको छोड़ देना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या करेंगे? हम भस्मीकरण कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भस्मीकरण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मानव कान में इनमें से कौन सा हड्डी पाया जाता है? एलियस, स्टेपिस, इनकस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हड्डी पाया जाता है? तो ये तो ईज़ी था। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है? स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित? श्रीरंगपट्टनम, बीजापुर, औरंगाबाद या मुसालिपट्टनम? बताइए कहाँ से ये संबंधित है? चलिए, तो टीपू सुल्तान संबंधित किससे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? गांधी चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन विरुद्ध के आंदोलन के समय, रोलेक्ट एक्ट के समय और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। बताइए कौन सा सही जवाब होगा। चलिए, तो इसका सही जवाब की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या बोला मतलब स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था ये पूछा गया है। तो यह आपका बंगाल विभाजन, तो सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? मोहम्मद गौरी को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या बलबन को? तो गुलामों और गुलाम के नाम से किसे जाना जाता है ये पूछा गया है। किसे जाना जाता है? इल्तुतमिश। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस के जांच समिति रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, किसको सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू जी को, जी.आर. दास जी को, महात्मा गांधी को या राजेंद्र प्रसाद को? बताइए किसको सौंपा गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड छोटे खगोलीय पिंड है जो क्या कहता है 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। वे हैं बुध और शुक्र, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, और मंगल और सूर्य। कौन से ग्रह हैं यह बताना है आपको। क्या होगा? मंगल और बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 28। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हर्ष ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन ने या समुद्रगुप्त ने? तो किसने करवाया था ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बंदी बनाए गए व्यक्तियों को मौलिक अधिकार की रक्षा कौन सा अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21। तो 4 ऑप्शन है, आप बताइए किसमें? तो बंदी गए मौलिक अधिकार किसमें दिया गया है ये बताना है। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 22। तो इसमें दिया गया है उसको संरक्षण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव या महात्मा गांधी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? रेहला, तारीख रसीदी, सुबह उल अस
या उपयुक्त में से सभी? किस नाम से इनको जाना जाता है? इसको सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेला, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 ए के मूल कर्तव्यों में वर्णित नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है, ध्यान से देखिए। राष्ट्र राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ऑप्शन ए अपने माता-पिता और गुरुजनों का आदर करना और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताना इसमें से कौन-सा मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल नहीं किया गया था, ये पूछा गया है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपने माता-पिता, गुरुजनों का आदर करना, ये वाला संविधान में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समर्थन के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? मतलब किसके समय में हुआ था, ये पूछा गया है। लॉर्ड डर्पिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में या लॉर्ड डलहौजी के समय में? तो किसके समय में किया गया था, ये बताना है। चलिए, तो इसका सही जवाब की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिटन, ड लॉर्ड डफरिन। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 34, इसमें बोला है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया था? पहला है अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बलबन ने या लॉर्ड लिथनी ने? तो बताइए सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया किसके द्वारा? चलिए, सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आ जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। नर्मदा एवं तापी नदियों में मध्य स्थित है विंध्याचल पर्वत, राजमल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की श्रेणी या अरावली की पहाड़ियाँ? कौन सा शामिल है? तो इसमें कौन सा समय? सतपुड़ा की श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतपुड़ा की श्रेणी। नेक्स्ट है, इसमें स्टेटमेंट दिया है C2H2 की सजातीय श्रेणी IUPAC का क्रमशः है, कौन-कौन सा है? तो एल्काइन या एथेन है, एल्कीन या एथेन है, एल्काइन या एथाइल है या एल्काइन या इथाइल है। आपको बताना है C2H2 जो दिया हुआ है, इनसे IPAC का नाम बताना है, इसमें कौन-सा हो जाएगा ये बताना है। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा? एल्काइन और एथाइन, तो हो जाएगा एल्काइन और एथाइन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37, इसमें पूछा गया है यह निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम किसके? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? बताना किसके समय में थे? चलिए, तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऊपर वाला देख लेते हैं, ऊपर वाला क्या है था? तो सही एल्काइन और एथाइन ना? ठीक है, एल्काइन और एथाइन इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इसमें बोला है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक वास्को डी गामा, अल्बर्ट हुक्का, बार्थोलोमेडिया अल्मीडा। तो बताना है कि कौन था वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली का? तो कौन था? अल्बुक्का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा अल्बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39, इनमें से इसे ग्रैंड टेक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, सर सैयद अहमद खान, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। तो बताइए किसको जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किस जानते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट 40 नंबर, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम से, दांडी से, चंपारण से या गुजरात से? बताना है कहाँ से ये प्रारंभ किए थे? इससे पहले भी जस्ट थोड़ा देर पहले कहाँ साबरमती से प्रारंभ किए थे। टोटल 78 अनुयायियों के साथ। नेक्स्ट है, पंचायती राज्य का विषय निम्नलिखित में से कौन से विषय में शामिल किया गया है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या केंद्र सूची? तो किस में शामिल किया गया बताना है? इसमें आपका राज्य सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान में जोड़ा गया है? 38वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 92वां संविधान? बताइए कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, अमेरिका से या कनाडा? तो बताएं नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया ये पूछा गया है। चलिए, तो हम लोग सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा कहाँ से? तो आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कनाडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संघ का कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी प्रत्येक राज्य में रक्षा एवं प्रावधान संविधान के कौन सा अनुच्छेद में से एक है? अनुच्छेद 352, 360, 355 या 354? तो बताइए कौन सा प्रावधान देखा गया है जो आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी उसको रोकने के लिए, रक्षा करने के लिए? हो जाएगा 300 ये वाला, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 355। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जस्टिस राणादे और ओ हुम। तो कौन नहीं था शामिल, ये पूछा गया है। चलिए, तो कौन नहीं था? सुरेंद्र बनर्जी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, हिमालय की श्रेणी में सबसे प्राचीनतम श्रेणी का नाम बताना। शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, वृहत हिमालय या मध्य हिमालय? तो बताना कौन सा हिमालय इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो सही होगा वृहत्तम हिमालय, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृहत्तम हिमालय। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? पराकर, इंद्रावती, कोनार या दामोदर? तो कौन सी सहायक नदी नहीं है, ये पूछा गया है। कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंद्रावती नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम बताना है। तो पड़ोसी देश का पहले कौन-कौन सा? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, इसमें से बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो आरोही क्रम में मतलब इसको अरेंज करना है, तो आपका हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। चलिए और 2 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित संबंधित अनिवार्य सीमा तय करने और औद्योगिक देशों के बीच की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिनेवा समझौता, अंतर्राष्ट्रीय समझौता या क्योटो प्रोटोकॉल? तो बताना है कौन सा प्रोटोकॉल इसको दिया गया है। तो क्या होगा इसका सही जवाब होगा क्योटो प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें पूछा गया है, लड़का शब्द गलत बहुवचन, तो लड़का का गलत बहुवचन बताना है। लड़का गुला, लड़का गुलीन, लड़का मन या लड़का वाइन? तो आपको बताना है इसका सही जवाब। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। लड़का मन ये गलत होगा, बाकी हम गुला लगा सकते हैं, गुलीन लगा सकते हैं, वाइन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है, हरियर बोन शोबे में हरियर विशेषण, तो बताना हरियर क्या है, हरियर का विशेषण बताना है। संख्यावाचक है, मात्रावाचक है, गुणवाचक है या संकेतवाचक है? तो कौन वाचक विशेषण है, ये पूछा गया है। तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो इसका सही हो जाएगा गुणवाचक। तो क्या है, हरियर एक प्रकार का उनका क्या होगा, गुण को बताता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कोनो काम के हेबे व कार्य का बोध कराल जाए की कहते हैं? तो किसी काम को होना या करने का जो बोध कराते हैं उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं या वचन कहते हैं? चलिए, तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं? उसको हम क्रिया कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा है, कार रोहन आवे पारे, तो मतलब कार रोहन आवे पारे, ई वाक्य आवे पारे कौन क्रिया विशेषण है? तो आपको बताना है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक, प्रश्नवाचक, परिमाणवाचक या निश्चयवाचक? चलिए जल्दी बताइए, फिर उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रीतिवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा है, वाच के कई गो भेद होए, तो वाच के कितने भेद होते हैं? एगो, दूगो, दुईगो, तीन गो या चार गो? तो वाच के कितने भेद होते हैं ये बताना है आपको। चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाच के कितना दुईगो भेद होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा दुई भेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, शब्द आगू लग के मूल शब्द के अर्थ बदल दिया जाए की कहते हैं? तो आगू लग के उसका शब्द को बदल देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, मुहावरा कहते हैं या क्रिया कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं बताना है आपको। जिसका आगे लग के उसका प्रत्यय को बदल देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहता है? उपसर्ग कहते हैं। किसी का आगे लग के जो उसको बदल देते हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। उपसर्ग होता है पहले लगता है, ये पहले लगता है, और ये प्रत्यय क्या होता है, इसको बाद में लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है, दामोदर कैसन संज्ञा लगे? तो दामोदर का नाम जिक्र किया किस प्रकार संज्ञा? जातिवाचक, कोटवाचक, वस्तुवाचक या व्यक्तिवाचक? तो दामोदर किस प्रकार का संज्ञा, ये बताना है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दामोदर क्या है, किसी व्यक्ति का जिक्र किया गया था तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
क्वेश्चन नंबर 13 एकर मध्य पुरुषवाचक संज्ञा है क्या बताइए। हम, तोय, ई सभी। तो पुरुषवाचक का बताना है कौन सा हो जाएगा इसमें। तो आपको बताना है पुरुषवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा। तो क्या आएगा, हम हो जाएगा, तोय होगा, ई हो तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा पुरुषवाचक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सभी सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है खोटा विशेषण काय गो भेद होता है। तो खोटा में विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4, 6, 5 या 7। तो खोटा में विशेषण कितने भेद होते हैं आपको बताना है। चलिए, तो विशेषण कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशेषण 4 भेद होते हैं। सही आंसर हो जाएगा 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इसमें पूछा गया है गाछ शब्द खोटा लिंग बताइए। तो गाछ शब्द में खोटा का लिंग बताना है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या कौन है। तो बताना क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए, तो गाछ शब्द के लिंग में क्या हो जाएगा, तो गाँव समय ऑप्शन में सी हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा नपुंसकलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नपुंसकलिंग। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें पूछा गया खोटा वचन काय गो होवे। तो वचन कितने होता है, 1, 2, 3 या 4। खोटा में वचन कितने होते हैं ये आपको बताना है। चलिए, तो खोटा में वचन कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 ही वचन होते हैं। खोटा में कितना 2 वचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इसमें बताया खोटा गाइड पैज संग्रह प्रकाशन कहाँ से भेले। इसको बताना है कहाँ से किया गया था। दिल्ली सरकार से, बाराडी खोट्टा कमेटी से, ऑप्शन नंबर सी बोलता है बोकारो खोट्टा कमेटी से, ऑप्शन नंबर डी बोलता है साहित्य लोक समिति पटना से। आपको बताना है इसका सही जवाब। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोकारो खोट्टा कमेटी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोकारो खोट्टा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है खोट्टा गाइड पैज संग्रह के प्रधान संपादक के। तो इसका प्रधान संपादक कौन है, चतुर्भुज साहू, शिवनाथ परमाणिक, ए के झा या बी एन ओझा। तो आपको बताना है सही जवाब। तो संपादक प्रधान कौन हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए अजीत कुमार झा। इसको क्या बोलते हैं झारपात के भी नाम से जानते हैं। तो झारपात मौसम विज्ञान आदि के नाम से, ठीक है। तो मौसम विज्ञान आदि के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 इसमें पूछा गया है खोट्टा गैत पैज संग्रह काय गो रचना है। तो इसमें गैत पैज संग्रह में कितनी रचना है ये पूछा गया है, 10, 11, 13 या 14। तो कितनी रचनाएं ये आपको बताना है। चलिए, छोटा गाइड पैज संग्रह में कितनी रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 रचना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 चासा कहानी केकर लेखक लागल। तो चासा कहानी के लेखक पूछा गया है दिनेश कुमार दिनमणि है, भोगनाथ ओधार है, ऑप्शन भुवनेश्वर साहू, ऑप्शन नंबर सी डी बोलते हैं बंसीलाल बंसी। तो बताना चासा कहानी के लेखक कौन है। तो चासा किसके द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बंसीलाल बंसी। तो सही आंसर हो जाएगा बंसीलाल बंसी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है धर्म कर्म कहानी हिंदू समाज में कौन बेजाय रीत ऊपर चोट कर रहा है। किस पे रीत के ऊपर चोट किया गया है, बिहार शादी फंजाई के ऊपर, मरखी भोजे के ऊपर, छठियारी रीत के ऊपर, ऑप्शन नंबर डी सभी के ऊपर। बताइए किसके ऊपर किया गया था। तो क्या था, मरने के दौरान जो भोज करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मरखी भोज के जो रीत होता है रीति रिवाज होता है उस पर यह किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इसमें पूछा गया है अग्नु कौन कहानी का मुख्य पात्र है। तो बताना कौन कहानी का मुख्य पात्र है, चासा, धर्मकरम, माझो या सोनमाटिक तान। तो बताइए कौन सा कहानी का अग्नु मुख्य पात्र है। तो आप लोग पढ़े होंगे धर्म कर्म कहानी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धर्म कर्म कहानी में क्या अग्नु का जिक्र किया गया। तो यह आपको याद होगा, ठीक है। चलिए जैसे ये माझो वाला में कौन रहता, विनोद रहता है, माझो रहती है, सोनमाटी में कौन रहता है, इसमें रवि रहता है, तो इसमें चासा में कौन रहता है, मंगरू रहता है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला है चासा कहानी केकर खेत जमींदार कब्जा कर ले लेता। बताना किसका खेत कब्जा कर लेता है, सबरू का, मंगरू का, राधू का या खैटा का। किसका खेत जमींदार जब्त कर लेता है। चलिए अब जस्ट बताएं किसका, मंगरू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इसमें पूछेगा कहानी और कहानीकार सही मेलटा नाई। तो बताना इसमें कौन सा सही मेल नहीं है उसको बताना है। धर्म कर्म कहानी दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया है, माजो कहानी भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया है, चाचा कहानी बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया, सोन माटिकटान बी एन ओधार के द्वारा लिखा गया। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। चलिए आप लोग जल्दी बताइए फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो इसका गलत क्या हो जाएगा, चासा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चासा कहानी जो बंसीलाल बंसी के नहीं थे। तो ये वाला गलत गलत हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट चासा कहानी तो बंसीलाल बंसी का है, ये भी है सही है, ठीक है। ये भी सही है। भुवनेश्वर साहू ये आपको माझो कहानी ये भी लिखा हुआ है। तो इसका ओवरऑल सभी का सभी सही हो जाएगा, ठीक है। सोन मानिक क्या है,
इसके द्वारा लिखा गया धर्म कर्म दिनेश दिनवानी माशुकानी भुवनेश्वर साहू और इसका चासा खानी, तो ऑप्शन नंबर ऑल सही है, ठीक है, सभी के सभी सही किया गया है, ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया खोट्टा निबंध किताब के लेखक के लगे, तो खोट्टा निबंध किताब के लेखक बताना है, पी.एन. ओदा, दिनेश दिनमणि, ए.के. झा, विनोद कुमार, तो बताना खोट्टा निबंध के किताब के लेखक कौन है? चलिए, तो खोट्टा निबंध के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा बी.एन. ओदा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी.एन. ओदा जी के द्वारा खोट्टा निबंध, आप लोगों को टोटल 12 खोट्टा निबंध आपको पढ़ना भी है। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है क्या है, खोट्टा निबंध किताब कौन संस्था से प्रकाशित किया गया? तो कौन संस्थान से प्रकाशित किया गया है? जनजातीय भाषा अकादमी रांची से, खोट्टा साहित्य परिषद बोकारो से, जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड रांची से, ऑप्शन में बाल्दी है खोट्टा कमेटी बोकारो। तो आपको पता इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था खोट्टा निबंध का? चलिए, तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड रांची, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अकादमी बिहार झारखंड रांची से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा गया खोट्टा निबंध किताब है पहला निबंध शीर्षक लगा, तो पहला निबंध का शीर्षक कौन है? पहला ऑप्शन है सोपटा चले है, हम खड़ा हो, एक कुकुर आत्मकथा, बकरे में बकरे लिंक है, तो बताना है इसमें पहला निबंध प्रकाशन कौन सा है? तो पहला निबंध कौन सा है, तो आप बताना है। तो खोट्टा निबंध में आप लोग पढ़ेंगे, तो पहला निबंध आपका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन सोपटा चले है, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 27, इसमें बोला है डॉक्टर बी.एन. अवतार कहाँ के रवैया? तो बी.एन. अवतार का घर कहाँ है ये पूछा गया है। बाराडी बोकारो, संकुल परतरातू, स्टेफान बोकारो और चेटा रामगढ़, तो बताइए इनका घर कहाँ है ये बताना है बी.एन. अवतार जी का। चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर हो गए, चेटर का रामगढ़, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चेटर रामगढ़ इनका घर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डाह नाटक के लेखक के रहते हैं? सुकुमार जी, विनोद कुमार, श्रीनिवास पानोनी, महेंद्र प्रभु, बताइए डाह नाटक के लेखक तो कौन हो जाएगा डाह नाटक है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सुकुमार जी, तो सही आंसर हो जाएगा सुकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इसमें पूछा गया डाह नाटक बोर भाई जेकर हत्या होल जाए एकर नाम की है? तो बड़ा भाई जिसका हत्या हो जाता है उसका नाम बताना है, विराट, विशाल, विनय, विवेक, तो बताइए किसका हत्या हो जाता है डाह नाटक में? आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि उसमें किसका हत्या हो जाता है? तो विवेक, विवेक जो नाम का रहता है ये इनका हत्या हो जाता है, किसके द्वारा? विराट के द्वारा उसको भाई को उकसा देने के दौरान क्या होता है गोली से इनकी हत्या हो जाती है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया डाह आदमी कौन व्यंजक भाव ऊपर लिखल था? तो बताना किस पे लिखा गया, डाह पे, प्रेम पे, कोहियारी पे या सवाल, तो किस भाव से ये लिखा गया ये पूछा गया है। जब डाह नाटक है तो नाटक में क्या डाह मतलब ईर्ष्या जलन इसी के पे लिखा गया है। नेक्स्ट अगला पूछा गया है डाह के पर्यायवाची शब्द के जलन, परपरी, ईर्खा सभी, तो बताइए डाह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? डाह, डाह का पर्यायवाची बताना, तो क्या आ जाएगा इसमें जलन का भी प्रयोग है, परपरी का भी प्रयोग है, ईर्खा भी प्रयोग है, तो ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी। नेक्स्ट 32, इसमें पूछा है डाह नाटक नारिक पात्र गुला के की नाम है? तो नारी में से जो पात्र का जिक्र किया है, तो इसमें से आपको बताना है 2 नारी पात्र का जिक्र किया है, तो क्या नाम उनका? अर्चना और सोमाली, डेमनी और खेती, रचना और भावना, सुमी और गुंजा, तो बताना कौन-सी जिक्र किया है? 2 महिला का नाम बताना है। चलिए, तो कौन-कौन? एक रचना और भावना रहती है, तो रचना और भावना का ज़िक्र किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डाह नाटक संबंधित कौन सही बात नाय? तो बताना कौन-सा सही बात नहीं है? डाह नाटक 2 नारी पात्र है, डाह नाटक एगो सामाजिक नाटक लगे, डाह नाटक खलनायक शिखर लगे, भावना के बयान से असली खूनी पकड़ जाए, तो आपको बताना है इसमें से कौन-सा नहीं है ये बताना है। तो क्या है? डाह नाटक एगो सामाजिक नाटक लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा कैसन रचना है? आपको बताना है, कहानी है, लोक कथा है, कविता है या नाटक है? बताइए भीमा क्या है? एक प्रकार का तो भीमा क्या है? एक प्रकार का आपका कहानी। ऑप्शन में ए हो जाएगा एक प्रकार का कहानी है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना भीमा एक प्रकार का कहानी है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जिसमें से ओझा, भक्ता, सोखा ये सब का ज़िक्र किया जाता है। नेक्स्ट है, चासा कहानी गारो किने पूंजी मंगरू कहाँ खर्च कर देता है बताना है। मतलब कि ससुर के भोज के लिए, बाप के भोज के लिए, सास के भोज के लिए, माँ के भोज के लिए। तो ये पूँजी उसके पास जमा हुआ पूँजी रहता है, वो कहाँ खर्च कर देता है, ये बताना है आपको। चलिए, तो कहाँ खर्च कर देता है? तो वो अपनी जो सास उनकी सास की जब मृत्यु हो जाती है, तो वो अपनी सास के वहाँ जाता है, तो वहीं पे क्या कहते हैं, ये सारा का सारा पूँजी खर्च कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनका जन्म 11 फरवरी 1952 का होता है? बंसीलाल बंसी जी का, ए.के. झा जी का, शिवनाथ परामानिक या गंगाधर महतो?
बताइए 11 फरवरी 1952 का जन्म किसका होता है? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा गजातो महातो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गजाका महातो का 11 फरवरी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, डा नाटक पहला मंचन कौन बच्चर पहले? 7 फरवरी 1983, 7 फरवरी 1984, 7 मार्च 1985, 7 अप्रैल 1986। तो आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो पहला मंचन कौन बच्चर है? पहला मंचन होता है 7 फरवरी 1984, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा 7 फरवरी 1984। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रभात आपन बाप से किन मतलब की किने खातिर रुपया मांगल है, तो क्या खरीदने के लिए रुपया मांगता है? एक मोटर गाड़ी, एगो घोड़ा गाड़ी, एगो ट्रैक्टर, एगो मोटर पंप। तो आपको बताना है क्या के लिए अपना पैसा मांगता है? तो क्या के लिए? एगो मोटर एक मोटर पंप ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक मोटर पंप के लिए, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब, एक मोटर पंप खरीदने के लिए क्या कहता है? पैसा मांगता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें पूछा गया पूर्ण नाटक बूचा सिंह कौन माह से सोहराय का बोनधारी खेत मांगे है? तो कौन मतलब कि महीना रहता है जिसमें बोनधारी खेत लेता है? पहला ऑप्शन अगहन माह से, जेठ माह से, भादो माह से या पौष माह से, आपको बताना है सही जवाब। चलिए, तो कौन माह से कितना रहता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगहन माह से, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगहन माह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण नाटक सुगना के जनी के नाम बताना है। सुगिया, सुमति, राजन या रूपा। बताना है उसकी वाइफ का नाम क्या रहता है? पूर्ण नाटक आप लोग पढ़े होंगे। चलिए, तो क्या रहता था? सुगिया, ये याद रखिए सुगिया, और सुमति जब बोलता तो ये बोलता सोहराय, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। सोहराय बोलता था सुमति, सुगिया उसकी वाइफ का नाम रहता है, सुगना की पत्नी का नाम। नेक्स्ट 41, भीमा कहानी के साहेब नेहाल विनती करे के बाद भीमा काम धरा देले। तो भीमा के मामा का मतलब कितना विनती करने के दौरान उनका लग जाता है? भीमा का चाचा, भीमा का काका, भीमा का मामू, भीमा खुद। तो किसके विनती करने के दौरान उनको कोयला मतलब वहाँ के फैक्ट्री में उनको काम लग जाता है? तो कहाँ लगता है? उनका मामा के द्वारा, तो उनका मामा के द्वारा विनती करने के दौरान उनको काम लगा दिया जाता है। नेक्स्ट, अगला पूछा है के दुलारी सोनार सोनाक हाइक उठा के ले गए, तो मतलब कि दुलारी जो रहते हैं उनको सोना उठाकर ले चला जाता है कौन? कठवा, पेरवा, मैना या चील। किसके द्वारा ले जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चील। तो चील क्या कहता है? उनको सामान उठाकर ले चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आग टाँगे एक मुहावरा अर्थ बताना। तो आग टाँगे बदमाशी करे, भरोसा करे, आग भड़क, यही सभी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा बदमाशी करे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बदमाशी करे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करते हैं, दामोदर नदी शब्द एक संज्ञा चार्ट। दामोदर नदी के शब्द संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, कोटवाचक संज्ञा या भाव या गुणवाचक संज्ञा। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो दामोदर नदी, नदी के बाद क्या होता है? दामोदर, तो दामोदर नदी के बाद क्या है? तो एक प्रकार क्या हो जाएगा? एक दामोदर नदी, तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गिरधार गोस्वामी जी के कौन बच्चर आकार सम्मान मिला? तो आखरा सम्मान मिलता है कि 2010, 2012, 2017, 2020। तो कब उनको आखरा सम्मान से सम्मानित किया जाता है? चलिए बताइए। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2010। तो 2010 में उसको आखरा सम्मान सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट, दहा नाटक विवेक मैनेजर से कितना रुपया एडवांस टका मांगता है? 5,000 रुपया, 4,000 रुपया, 2,000 रुपया, 1,000 रुपया। तो कितना हज़ार रुपया एडवांस टका मांगता है? तो कितना हज़ार रुपया? तो 1,000 रुपया एडवांस माँगता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, यहाँ कौन महाप्राण नाय है के? तो महाप्राण नहीं है, खो, घो, चो, अजो। चलिए बताइए। देखिए, एक होता है महाप्राण, पहले बता देते हैं महाप्राण, ठीक है? महाप्राण मतलब कि 2 और चौथा नंबर, ठीक है? इसको काउंट करने देना क, ख, ग, घ और अंग, इस तरह का तो इसको नाउन 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये वाला नंबर काउंट कीजिए, उसी से महाप्राण होता है, एक होता है अल्पप्राण, ठीक है? अल्पप्राण, तो अल्पप्राण में क्या होता है? 1, 3 और 5, ये अल्पप्राण होता है, एक होता है घोष और एक होता है अघोष। तो घोष में जो होता है, ये इधर मतलब कि कितना होता है? घोष और एक होता है अघोष, ठीक है? अघोष, अघोष मतलब 1, 1 के बाद 3 और 5, तो ये अघोष होता है, और जो बच जाता है इसमें क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, तो इसके बाद जो बच जाता है ये वाला घोष में आ जाता है, ठीक? तो ये भी। तो इसमें बोला है महाप्राण, तो महाप्राण 2 और 4, तो देखिए खो 2 नंबर पे आता है, खो 2 नंबर पे आता है, छो 2 नंबर पे आता है, जो। तो जो आपका क्या था? महाप्राण नहीं है, तो महाप्राण नहीं है तो क्या है ये? अल्पप्राण, तो ये याद रखना अल्पप्राण है, ठीक है? चलिए, तो इस तरह करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हमनी के खेत लागे, ये वाक्य हमीन की है? उत्तम पुरुष,
उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष या मध्यम पुरुष बहुवचन। तो आपको बताना है हमनी, तो हमनी के खेत लागे तो क्या हो जाएगा बताइए? तो एक प्रकार का उत्तम पुरुष बहुवचन, तो क्या हमनी सबका मतलब सभी लोग का खेत लागे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, संज्ञा केकर कहल जाए? कोनो काम के, कोनो नाम के, कोनो गुण के, कोनो सब के। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो संज्ञा किसको कहते हैं? जिससे किसी का क्या होगा? व्यक्ति वस्तु के नाम का पता चलता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी वस्तु का नाम का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेठे लिखल शब्द संज्ञा नाम छाटे, तो सर्वनाम इसमें बताना, सर्वनाम छाटिए। विवेक, दामोदर, रांची, ई अरु। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा सही जवाब? तो सर्वनाम, सर्वनाम क्या हो जाएगा? जिसमें से उसका उपयोग करे दूसरा का मतलब ई, ऊ का वस्तु का निर्माण कर रहा है, मतलब दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवचन बनावे खातिर प्रत्यय छाटा, वाइन, आइन वाइन, गुलाह ये सभी। तो बहुवचन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये बताना है। तो बहुवचन करने के लिए वाइन का प्रयोग, आइन का प्रयोग, गुला गुलिन के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के सभी सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्प प्राण के छांटा, तो अल्प प्राण छाटना है का, खा, घा या झो। बताइए इसमें अभी जस्ट बताया, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। महाप्राण बस याद रखिए 2 और 4, तो ये हो जाएगा महाप्राण, ठीक है? तो आपका महाप्राण हो जाएगा, जो बच जाएगा तो ये अल्प प्राण हो जाएगा। तो अल्प प्राण में क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5। तो देखिए इसमें देखिए क जो होता है 1 नंबर पे आता है, ख 2 नंबर पे आता है, घो 2 नंबर प 4 नंबर पे आता है, ठीक है? और छ मतलब 2 नंबर पे आता है। तो इसमें अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की ओर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52, व्युत्पत्ति की नज़र पर संख्या के कितने भेद होते हैं, ये बताना है। 7, 3, 5 या 4। तो बताना व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद? चलिए, तो व्युत्पत्ति की नज़र पर संख्या के कितने? 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 भेद, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, छौवा शब्द के संज्ञा छाँटे, तो बताइए कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, गौड़वाचक संज्ञा या भाव या गुणवाचक संज्ञा। तो छौवा का शब्द मतलब हमें छाँटना है। चलिए, तो छौवा शब्द की संज्ञा क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? छौवा, छौवा मतलब उनकी भाव या गुण का बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाव या गुण का, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग 53 क्वेश्चन कर लेते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और डेली आप लोगों का वीडियो का टाइमिंग है, एक टाइम है सुबह, सुबह कितना है? 8 बजे, तो सुबह सुबह कितना? 8 बजे एक टाइमिंग है, और एक है शाम में, ठीक है? तो ये आपको याद होगा, शाम में कितना? 6 पीएम, तो एक शाम में और एक सुबह 6। तो इस तरह का आपको टाइमिंग याद रखना। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि झारखंड उत्पाद से पैसे संबंधित कोटा का, जीके का सारा प्रैक्टिस इस चैनल पर मिलता रहे। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए अंदाज में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।